चलिए देखें, लास्ट क्लास में हमने इस पर बात की थी, इस प्रॉब्लम पर बात की थी। हम थोड़ा टेंजेंट लाइन पर गए थे, हम सेकंड लाइन पर गए थे, थोड़ा स्लोप पर गए थे। वो वाली बातें जरा अब ये कवर करें। पेज नंबर 1 कवर करते हैं, फिर इसके बाद फिर आगे चलेंगे। इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 64। The derivative is one of the main tool of calculus. या derivative is the main branch of calculus. कैलकुलस के दो मेन टूल हैं, दो मेन ब्रांचेज हैं, एक है डिफरेंशियल और दूसरा है इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल जो है बेसिकली डेरिवेटिव है। हमने अभी डिफिनीशन वगैरह नहीं पढ़ी, ना डेरिवेटिव की डिफिनीशन पढ़ी है, ना डिफरेंशियल की डिफिनीशन पढ़ी है, एक चीज की भी नहीं पढ़ी। फिर आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उस प्रॉब्लम की तरफ हम थोड़े सारे एक स्टेप आगे गए और वो प्रॉब्लम था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। अच्छा, द डेरिवेटिव इज वन ऑफ द मेन टूल ऑफ कैलकुलस। डेरिवेटिव इज द मेन ब्रांच ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की दो ब्रांचेस, डिफरेंशियल, इंटीग्रल। सही है। इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये अभी फ्यूचर में आने वाला है, कल इंशाल्लाह आएगा, लेकिन जितना हमने सबक पढ़ा है उसको थोड़ा रीड करते हैं। तो इस चैप्टर का मेन टारगेट है डेरिवेटिव फाइंड करना। इस चैप्टर का मेन टारगेट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही इस चैप्टर का मेन टारगेट है। ठीक है। इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तस्वीर खबर मखिरा रवानी दी, इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं आप। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये अभी सारे आने वाले हैं। अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो हमने वो प्रॉब्लम डिस्कस किया था, आगे तो हम नहीं गए। तो कहते हैं कि जो मेन टूल है, जो मेन ब्रांच है, वो है डेरिवेटिव की। और डेरिवेटिव क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होते हैं। फिर आगे चलें, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट इन द डोमेन। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हो, आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो जिस पॉइंट के ऊपर, वो इसके डोमेन में होना चाहिए। देखें, मैं अभी लिखता हूं, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। मेरे पास है 1/x, मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सिर्फ इस बात के ऊपर आप लोगों को क्लियर कराता हूं कि जिस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो वो वाला पॉइंट इसके डोमेन में मौजूद होना चाहिए। चलें डेरिवेटिव फाइंड करें 0 के ऊपर, इसके डोमेन में मौजूद नहीं है, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिस पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हो, डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो, वो इसके डोमेन में होना चाहिए। सही ना, कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट इन द डोमेन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जता सो फाइंड कवई, डेरिवेटिव जता सो फाइंड कवई, नो पदे पॉइंट बांधे डेरिवेटिव डिफाइंड पकार है। जो पॉइंट होगा वो इसके डोमेन में होना चाहिए। अब 0 के ऊपर आप डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। तो जिस पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हो, उस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, वो पॉइंट इसके डोमेन में होना चाहिए। दाटोले खबरें रहमानी दी, ये सारी बातें आने वाली हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, ये सारी चीजें आने वाली है, कल इंशाल्लाह आएगा। तो ये स्टार्ट से आप लोगों का थोड़ा बहुत ज़हन बना रहे हैं कि ये चीजें आने वाली हैं। तो स्टार्ट में क्या बताया कि डेरिवेटिव इज द मेन टूल ऑफ कैलकुलस, या डेरिवेटिव इज द मेन ब्रांच ऑफ कैलकुलस। और डेरिवेटिव क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होते हैं। फिर ये बात की कि अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हो, डेरिवेटिव फाइंड करते हो जिस पॉइंट के ऊपर, तो वो पॉइंट इसके डोमेन में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये आगे आने वाला भी है कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, इस पॉइंट के ऊपर रियल लाइफ में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। या इस तरह सुने कि जब भी रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वहां पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होते। मिसाल तौर पर मैं समझा रहा हूं,
और मैं इस दीवार के साथ टकरा गया, प्रॉब्लम क्रिएट। तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होता है क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। तो जितनी भी लाइनें पैरेलल टू y एक्सिस होती हैं वहां पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं और मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, मैं इस तरह गिर गया। ये शार्प पेजेस है, ठीक, ये सीढ़ी जो है ये शार्प पेजेस है। तो जो सीढ़ी होती है अगर उसके साथ आप टकरा जाते हैं तो आप लोग गिर जाएंगे। तो रियल लाइफ में जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहां पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं। इसी तरह आप रास्ते पर जा रहे हैं और यहाँ पर कोई गड़ा सा आ गया और उसमें आप गिर गए, तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो रियल लाइफ में डेरिवेटिव की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो रियल लाइफ में जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहां पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि जिस पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हो, डेरिवेटिव फाइंड करते हो, वो पॉइंट के डोमेन में होना चाहिए। अगर जीरो आप पुट करोगे तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो आगे चलें, कहते हैं डेरिवेटिव इज द वन ऑफ द टूल ऑफ कैलकुलस and it is the instantaneous rate of change of function at a point in the domain। यहां तक हो गया। फिर आगे कहते हैं कि डेरिवेटिव सेम लाइक का ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। दिल दोस्त दो खबर डेरिवेटिव डिफिनीशन दे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव ग्राफिकल मतलब दे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये आएगा। कहते हैं डेरिवेटिव क्या चीज होते हैं, ये स्लोप होता है, चढ़ाई होती है। देखें बेस इधर ड्रा कर रहा हूं लेकिन ये सारे अभी कल आने वाले हैं। कहते हैं जिस पॉइंट के ऊपर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो ग्राफिकली इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है ना, इस टेंजेंट लाइन के स्लोप को हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डिफिनीशन दे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव ग्राफिकल से मतलब दे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। उधर दे सर ग्रेडियंट हम लिख लेते। ग्रेडियंट क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं। चलता हम डेरिवेटिव फाइंड कवई और डायरेक्शन वगैरह लो न देता भी हम वही ग्रेडियंट। फिजिक्स की कत्तासो द वेक्टर्स डेरिवेटिव आए फाइंड कवई, द वेक्टर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड कवई नो आल तम हम वही ग्रेडियंट। डेरिवेटिव और ग्रेडियंट में क्या फर्क होता है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन में और ग्रेडियंट में क्या फर्क होता है। चरतचे डायरेक्शन रिक्वायर्ड भी आगे तमूंगा वही ग्रेडियंट। दा टोले खबरें रामानी दी आगे फ्यूचर में आने वाली हैं सारी बातें, इसलिए मैं इधर नहीं लिख रहा। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें यहाँ तक लिखी गई हैं, बस यहाँ तक, सिर्फ ये लाइनें हैं बस। ये जो फ्यूचर में आने वाला है वो बता रहे हैं। तो डेरिवेटिव का ग्राफिकल क्या मतलब होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ग्रेडियंट चलता हम 600 डेरिवेटिव फाइंड कवई और डायरेक्शन पकार भी दे तमूंगा वही ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर है मेरे ख्याल से, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। जब भी किसी बॉडी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेकर आते हैं, एक खास डायरेक्शन में लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, तो यहाँ पर जो चेंज हम फाइंड करते हैं, इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है ना आप लोगों ने फेस में पढ़ा क्यों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मुझे इतना पता नहीं है, मुझे वो अपनी फिजिक्स वाली बातें याद हैं। क्या अच्छा, लेकिन चले आगे चलते हैं, ये सारी बातें फ्यूचर में आने वाली हैं। अरे यार आपने अपनी एकेडमी शुरू कर दिया, सुने यार सुने, मैं क्या करते हैं। अच्छा, कहते हैं द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट द एक पॉइंट। कहते हैं डेरिवेटिव क्या आते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होते हैं। जिस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हो, वो वाला पॉइंट डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, डेरिवेटिव का ग्राफिकल मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, सही है। फिर आगे बिफोर गोइंग टू डिफिनीशन
we need to revise the concept of limit introduced in the previous unit of this book. कहते हैं डेरिवेटिव से पहले आप लोगों को थोड़ा सा लिमिट के बारे में पता होना चाहिए. लिमिट हमने पढ़ा. In this unit we will start by defining derivative. इस चैप्टर का मेन टारगेट है डेरिवेटिव को डिफाइन करना, और डेरिवेटिव की डिफिनीशन होती है इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ. हम क्योंकि ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को लीब्निज़ और न्यूटन ने सॉल्व किया तो चैप्टर नंबर 3 बना. तो इस चैप्टर का मेन टारगेट है इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ चेंज. इस चैप्टर का मेन टारगेट है डेरिवेटिव. तो कहते हैं इन दिस यूनिट वी विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग डेरिवेटिव व्हिच इज द सेंट्रल कांसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. डिफरेंशियल कैलकुलस, ये भी डिफिनेशन हमने नहीं पढ़ा. डिफरेंशियल किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन. दीदी चैप्टर नंबर दे डिफरेंशिएशन. चैप्टर नंबर 3 का नाम है डिफरेंशिएशन. हमने डिफिनेशन नहीं पढ़ी फिलहाल. हमने डेरिवेटिव की डिफिनेशन नहीं पढ़ी, डिफरेंशियल कैलकुलस की डिफिनेशन नहीं पढ़ी. फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप आएगा, सारे आएंगे. सही है. अच्छा, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मेन टारगेट है, जो मेन कंसेप्ट है, वो है डेरिवेटिव. तो इस चैप्टर का मेन टारगेट है डेरिवेटिव. इस चैप्टर का मेन टारगेट है इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ चेंज. सही है. देन वी नीड टू डेवलप अ लिस्ट ऑफ फार्मूलाज. अच्छा, बस अभी बात हो रही है कि अभी हम डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल्स के अलग डेरिवेटिव होंगे. ट्रिग्नोमेट्री इक्वल डेरिवेटिव बवी, द इनवर्स इक्वल डेरिवेटिव बवी, लॉग का अपना डेरिवेटिव होगा, एक्सपोनेंशियल का अपना डेरिवेटिव. अच्छा, फिर ये देखें, ये लिखा हुआ है द प्रोसेस. ये प्रोसेस लिखा हुआ है ना. द डिफरेंशिएशन डिफिनीशन दे. फिलहाल आप डिफिनीशन पर नहीं समझोगे, सिर्फ इसको आप अंडरलाइन करें. द प्रोसेस, मैं जरा ओरली बताता हूं, ये दोबारा भी आएगा. दाटोले खबरें दोबारा रात को बोले थी. वही डिफरेंशिएशन सतह वही आगा प्रोसेस जिससे के मूंगा द फंक्शन डेरिवेटिव फाइंड को द प्रोसेस तमूंगा वही डिफरेंशिएशन. वो प्रोसेस जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. The process to find the derivative from the function is called differentiation. तो आगा प्रोसेस था सुना दे रहे, और द्वितीय प्रोसेस उल्टा तमूंगा वही इंटीग्रेशन. तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं. सही है ना माशुबान? फिर आपने रीड कर दिया. अच्छा, ये सारी चीजें बाद में आने वाली हैं. वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंटीग्रेशन इन यूनिट 6. ये चैप्टर नंबर 6. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 में आएगा. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ये आएगा. अच्छा, फिर डेरिवेटिव पर आए. ये डेरिवेटिव ये फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन साथ में थोड़ा ये आप लोगों को बताना चाहते हैं. सही है. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट इज नोन एज. डेरिवेटिव सदे डेरिवेटिव पर यो पॉइंट बांधे बा सभी द रेट ऑफ चेंज भी दिस सता से खबर है 8 गई चे डेरिवेटिव चे दे पर यो पॉइंट बांधे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. इस रेट ऑफ चेंज के साथ आप लिखो इंस्टेंटेनियस. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ सम पॉइंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. तब आने वाला है, ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ थोड़ा लिखें. डेरिवेटिव क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है. अच्छा, वी कैन, बस इसको ये थोड़ा आप रीड करें. ये इंशाल्लाह भी आने वाला भी है. डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अभी आने वाला है. सही है. फिर इसके बाद जरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को रीड करते हैं. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखें. आपको अभी जो हम शुरुआत करने वाले हैं इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आने वाला है. तो बुक वाले ने जर्नल एग्जाम्पल दी हुई है कि रियल लाइफ में हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का किस तरह पता चलेगा. सही है. तो पहली एग्जांपल बुक वाले ने दी हुई है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में. कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स यू पे ऑन द अमाउंट ऑफ योर इनकम. एक आपके पास आपका इनकम है और एक टैक्स है. तो टैक्स डिपेंड करता है इनकम के ऊपर. जितना इनकम ज्यादा होगा उतना टैक्स ज्यादा होगा. हाँ, विदाउट टैक्स जिसका ज्यादा इनकम होता है टैक्स 0 देते हैं.
बस छोड़ यार, छोड़। अच्छा देखें, जो इनकम है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है और जो टैक्स है वो हमारे पास डिपेंडेंट है। तो टैक्स डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, जितना इनकम ज्यादा होगा उतना टैक्स भी ज्यादा होगा। तो ये बता रहे हैं कि रियल लाइफ में हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में किस तरह पता चलेगा। सही है। दूसरी एग्जांपल है, कहते हैं पर्सन इन अ बिजनेस वांट टू नो हाउ द प्रॉफिट चेंज विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग। देखें, जितनी भी ये कंपनीज हैं, जेज, यूफोन, जोंग, टेलीनार, ये जितनी भी कंपनी है, इनका इनकम डिपेंड करता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट पर। जितना ये एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं और उतना इनका प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर 1-2 महीने के लिए ये जोंग वाले अपनी एडवर्टाइजमेंट ना करें, वो पुराने ही सारी चीजें चलेंगी, नहीं कोई सिम भी नहीं खरीदेगा, ना कोई पैकेज होगा, तो इनका जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो प्रॉफिट डिपेंडेंट हुआ और एडवर्टाइजमेंट इंडिपेंडेंट हुआ। तो प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो ये आपको बता रहे हैं कि रियल लाइफ में डिपेंडेंट किस तरह फाइंड करते हैं और इंडिपेंडेंट। सही है ना। अच्छा, तीसरी एग्जांपल है, ए पर्सन इन अ मेडिसिन वांट टू नो हाउ द पेशेंट रिएक्शन टू द ड्रग चेंज विद रिस्पेक्ट टू डोज। अच्छा देखिए, एक पेशेंट है, वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है तो वो रिकवर हो रहा है। तो मेडिसिन और एक रिकवरी, तो एक बंदा ठीक हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मेडिसिन के ऊपर। तो मेडिसिन जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो रिकवरी है वो डिपेंडेंट। बस ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में बता रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसके बाद फिर छोटा सा टेबल लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल चेंज, डिक्रीमेंटल चेंज। जब हम, अच्छा दूसरा इसी के नीचे ये थोड़ी सारी फंक्शन की डिफिनीशन भी लिखी हुई है। ठीक है। इन ईच केस चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड द डेफिनेट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्रू द डेफिनेट रूल व्हिच इज कॉल्ड फंक्शन। देखें, ये तो फंक्शन की थोड़ी सारी डिफिनीशन में जो स्टार्ट में हमने लिखी हुई है कि फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन डोमेन एंड रेंज। ठीक है। अब देखें, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y डिपेंडेंट होता है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा देखें, जितना हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाते हैं उतना हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आता है। ये भी बस पेज शुरू होने वाला, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। देखिए, x की वैल्यू 1 पुट करें तो y इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 यूनिट पे पुट करें तो y की वैल्यू 4। तो देखें, डिपेंडेंट वैल्यू में चेंज आ रहा है अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाते हैं। तो एक हमारे पास डिपेंडेंट और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट। लेकिन इसमें एक बात मिसिंग होती है फंक्शन की डिफिनीशन में, कि फंक्शन हम किससे कहते हैं कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, बट आउटपुट इज ऑलवेज बी यूनिक। जो आउटपुट होता है वो हमेशा हमेशा यूनिक होता है। सही है। तो इसके बाद सिर्फ ये थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज के बारे में, डिक्रीमेंटल चेंज के बारे में आसान एक टेबल लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सारा रीड करें। सही है। बस आप किताब को बंद करें, अब बस हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। सही है। लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट के बारे में पढ़ा था, लास्ट क्लास में बारे में हमने सेकेंड लाइन के बारे में पढ़ा था और स्लोप के बारे में पढ़ा था। देखें, आज हम आते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ, अच्छा रेट ऑफ चेंज हम कहते हैं, रेट का मतलब होता है डिवीजन। रेट का मतलब होता है डिवीजन। अब रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? तो रेट ऑफ चेंज की आप डिफिनीशन लिखें, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another, या change of one variable with respect to another variable। एक वेरिएबल में चेंज आना with respect to another। ये क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है। रेट, रेट का मतलब होता है डिवीजन और चेंज का मतलब वही चेंज होता है। देखें,
अब ये भी क्लियर हो जाएगा, ये डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज हमारे पास दो होते हैं, एक को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और दूसरा हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। खामोश हो जाए यार, खामोश हो जाए। देखिए रेट ऑफ चेंज, ये डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी कि एक वेरिएबल में चेंज या एक क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मंगा वो चाहिए क्वांटिटी के चेंज राजी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये रियल लाइफ की एग्जांपल मैं दूंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारी उम्र में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। हमारी उम्र बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मैं फिजिक्स की एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सीखना होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज को। तो इसके लिए मैं जरा फिजिक्स का सहारा लेता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, change in displacement divided by change in time is called average speed। या आप लोग फेस में पढ़ते थे total change in displacement divided by total change in time is called average velocity। yes sir, ये average velocity है ना। total change in displacement divided by total change in time is called average velocity। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। yes sir। इसी तरह आप लोग पढ़ते हैं change in total change in velocity divided by total change in time is called average acceleration। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इन दोनों में देखें तो हमारे पास 0 हो जाएगा या 1 आ जाएगा या मशीमा फेस थे माड़ा वाले मां गलत है, कब लगे यार। अच्छा, आप देखें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है और टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह वेलोसिटी हमारे पास डिपेंडेंट और टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट। तो देखें डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज या इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। या इस क्वांटिटी में चेंज आना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये तो फेस का टॉपिक है यार, इन चीजों का आपको क्लियर होना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब मैथ्स जो है वो जनरलाइज है, तो हम जनरलाइज डिफिनीशन करेंगे। तो जनरलाइज हम लिखेंगे, देखें चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो हम लिखेंगे चेंज and dependent variable with respect to change in independent variable। तो बताएं मैथ्स में हमारे पास अगर एक फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, और x हमारे पास, तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो मैथ्स में हमारे पास है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है। देखो सिर्फ लामा डिफिनीशन काम नहीं कौन से सब करेगा। फिलहाल हमने डेल्टा y बाय डेल्टा x लेगा। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। ठीक, तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड
एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज ही हमारा बेस बनेगा डेरिवेटिव फाइंड करने में। एवरेज रेट ऑफ चेंज से हम जाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ। जिस तरह आप लोगों ने फेस में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक आप किस तरह पहुंचे थे? एवरेज रेट ऑफ चेंज से ही आप पहुंचे थे। सही है, बस अब यहां से कहानी शुरू हो गई। सही है? यस सर। देखें हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी y इज द फंक्शन ऑफ x, वो फंक्शन sin x भी हो सकता है, वो फंक्शन cos x भी हो सकता है, वो फंक्शन टेंजेंट x भी हो सकता है, वो x क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इस फंक्शन में चेंज फाइंड करना है। चेंज हमने फाइंड करना है इस P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट तक, हमने इसमें चेंज फाइंड करना है। इसमें हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंच गई, तो हमने अब ये चेंज फाइंड करना है कि P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट के दरमियान कितना चेंज आया, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, इंडिपेंडेंट में कितना चेंज आया। इसके रेशो को हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो चेंज फाइंड करने के लिए हमने एक सेकेंड लाइन को ड्रा किया। चलें इस जगह को समझें। यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस को हमने नाम दिया x का। यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको हमने नाम दिया y का। तो बताएं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कामा y होगा। ज़हन कार गई का ना माशुमान? x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बताएं क्या ये इस P पॉइंट हमने लिखा 2, 1, क्या ये इस P पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा? ये x की वैल्यू उठाएं इधर पुट करें, y की वैल्यू उठाएं इधर पुट करें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर हमारे पास ये फंक्शन है y इज अ फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो व्हाइट कलर में मैंने लिखा हुआ है, क्या ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा? यस, सेटिस्फाई करेगा। y इज द फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन sin x भी हो सकता है, ये फंक्शन cos x भी हो सकता है, ये फंक्शन टेंजेंट x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेस्ट तो जनरलाइज है, हमने जनरलाइज तरीके से प्रूव करना है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया, यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा की, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की और यहां पर एक वर्टिकल लाइन। अच्छा, ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस x। अब ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। फेस में जरा फेस का हवाला हम लेते हैं। फेस आप लोग सारे जानते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास बराबर है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बताएं फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी? vf। माशुमानो को यार डेरिवेटिव इंतहाई आसान है, लेकिन वो डिफिनीशन तक तो पहुंच जाए। डिफिनीशन तक पहुंचने में जरा दुश्वारी है। जिस तरह लिमिट में स्टार्ट का कांसेप्ट था, लिमिट कितना आसान हो गया? खाली रखो तो मालूम है
अच्छा आप देखें चेंज इन वेलोसिटी बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस, तो फाइनल वेलोसिटी बराबर होगी इनिशियल प्लस चेंज, छोड़ें आप देखें फाइनल वेलोसिटी बराबर होगी इनिशियल प्लस चेंज। हमने सिर्फ इस फार्मूले तक पहुंचना था कि फाइनल किसके बराबर होगा, इनिशियल प्लस चेंज। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये इनिशियल है और इस चेंज को मैं नाम देता हूं डेल्टा एक्स का। तो फाइनल पॉइंट किसके बराबर होगा, फाइनल पॉइंट इनिशियल प्लस चेंज होगा कि नहीं। अगर ये इनिशियल डिस्टेंस है 2 और चेंज इन डिस्टेंस हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है 3, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा 5, 2 + 3, तो फाइनल पॉइंट बराबर होगा इनिशियल प्लस चेंज। वो यही कहना हुआ शुभान। अच्छा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है y, यहां से लेकर यहां तक जो चेंज है वो हमारे पास है डेल्टा y, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट y + डेल्टा y होगा। ज़हन कर गई माशुमान। बताएं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे माशुमान, गोरे क्यों, ये पॉइंट Q जो होगा इसमें यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है x + डेल्टा x और यहां से यहां तक डिस्टेंस है y + डेल्टा y होगा। बस अब इसमें पार्टी शुरू हो गई, बस इस बात को आप समझें। अगर ये वाला फंक्शन ये व्हाइट कलर का जो है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई किस तरह कि ये x की वैल्यू उठाई इधर पुट की और y की वैल्यू मैंने उठाई इधर पुट की। अगर ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसमें सेटिस्फाई करेगी। 2 उठाया इधर पुट किया, 1 उठाया इधर पुट किया। अब देखें क्या ये Q पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस, क्योंकि ये वाला फंक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो y की वैल्यू उठाएं इधर पुट करें, x की वैल्यू उठाएं इधर पुट करें, तो y की वैल्यू उठाएं इधर पुट करें, y + डेल्टा y होगा और x + डेल्टा x होगा। दीजिए परेशान बोल गई माशुमानो, ये इक्वेशन 1 और ये वाले इक्वेशन दीजिए परेशान कर गई। यस सर, थोड़ा देखें ये फंक्शन जो है ना इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो दोनों पॉइंटों को ये सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x + डेल्टा x और y +, ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा अब हमने चेंज फाइंड करना है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल हम किस तरह फाइंड करते हैं, चेंज किस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस, तो ये फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इक्वेशन है और ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखें डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हम किस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस, तो लेफ्ट साइड में फाइनल माइनस इनिशियल, तो राइट साइड में भी फाइनल माइनस f ऑफ x + डेल्टा x माइनस 10 स्टेप क्लियर गई माशुमानो। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, तो फाइनल माइनस ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा ये प्रूफ जरा करते हैं, फिर एग्जाम के लिए इसके इतने आसान स्टेप्स हैं। ये बेसिकली हम डेरिवेटिव की डिफिनीशन की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ जा रहे हैं। फिर डेरिवेटिव एक लाइन में आएगा, एक लाइन में, लेकिन जो जनरलाइज डिफिनीशन है उस तक पहुंचने के लिए टाइम मैंने आपको बताया था 1-2 दिन लगेंगे। तो डेल्टा y किसके बराबर होगा, f ऑफ x + डेल्टा x माइनस, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अच्छा अब फाइंड करें चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
देखें चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो फाइनल माइनस माशुमानो को रही फाइनल किसके बराबर है, ये फाइनल पॉइंट हुआ और ये वाला, तो फाइनल है x प्लस डेल्टा x और इनिशियल है तो डेल्टा x इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब दोनों को आप इसमें डिवाइड करो, डिवाइड 3 एंड, और इसका लेफ्ट साइड क्या है डेल्टा y और इसका लेफ्ट साइड तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट साइड x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। डेल्टा y बाय डेल्टा x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। मेरे टेंशन मार एग्जाम के लिए इतने आसान स्टेप्स हैं, इंतहाई आसान, लेकिन ये जनरलाइज प्रूफ है, इस तक पहुंचना जरूरी था। ठीक है, डेरिवेटिव सबसे आसान चैप्टर सेकंड ईयर में डेरिवेटिव सबसे आसान मुश्किल जो है ना, लेकिन मैंने बता दिया ना कि ये मुश्किल है, फिर आसान चीजें भी आपको समझ नहीं आई। बस इसमें 2-3 बातें हैं, बस वो सिर्फ ऐड करें बस, ठीक है। नहीं बस 1-2 बातें, सिर्फ 2 बातें। आप याद करें कल हमने पढ़ा था, देखें यहां से लेकर यहां तक हमने ये लाइन खींची, बताएं ये कौन सी लाइन है। अब बताएं डेल्टा y बाय डेल्टा x को हमने नाम दिया था स्लोप का, याद है ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x को हमने नाम दिया था स्लोप का। तो इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है ना, तो इसके साथ लिखें ये स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये इस सेकेंड लाइन का स्लोप होता है। स्लोप बार के सही कंसेप्ट रवान दे चैप्टर नंबर 7। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम कहते हैं स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ये जरा टेस्ट के लिए याद रखें, डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम कहेंगे स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, और इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज, मशमूल द एवरेज रेट ऑफ चेंज दे, ठीक है। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम अप्रोक्सीमेट क्यों कहते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स में द एवरेज रेट ऑफ चेंज तमुगा अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज बोली हुई तासो फिजिक्स के वेले दे पढ़ा है कारी साहब, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ना वो एग्जैक्ट आंसर नहीं करता। मिसाल के तौर पर देखें, एक क्लास में एक स्टूडेंट है, उसके नंबर है 80, दूसरा स्टूडेंट है इसके नंबर है 10 और तीसरा स्टूडेंट है इसके नंबर है 0। तो बताएं इन तीनों स्टूडेंट्स का एवरेज फाइंड करें। 80 प्लस 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे आएगा 30। कहते हैं एवरेज स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो 30 हैं। ये गलत बात है, स्टूडेंट का नंबर है वो 30 नहीं दी, एक के नंबर 80 है, दूसरे के 10 है, तीसरे के 0 है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं करता, इसलिए इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज। नो एवरेज रेट ऑफ चेंज ना मुंगता एग्जैक्ट आंसर न राजी, पर यो शर्त बांधे द एवरेज रेट ऑफ चेंज ना एग्जैक्ट आंसर राजी कल चिदा पॉइंटूना यो बोलता नजदीवी। अगर ये पॉइंट एक दूसरे के करीब करीब हो तो एवरेज रेट ऑफ चेंज से हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है, और जनरलाइज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ना मुंगता एग्जैक्ट आंसर न मिलावेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज। सही हो गया।